नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं पुरुषोत्तम शर्मा जी, जो राष्ट्रीय सचिव हैं अखिल भारतीय किसान महासभा के और संपादक हैं विप्लवी किसान संदेश के, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के वो केंद्रीय समिति की सदस्य हैं। आपका स्वागत है पुरुषोत्तम शर्मा जी। आज सबसे ज्वलंत जो विषय है उत्तराखंड के संबंध में, सौभाग्य से आपका जन्म स्थान और कर्म क्षेत्र भी वैसे अखिल भारतीय स्तर पे है, पर उत्तराखंड जन्म स्थान रहा, आपका कर्मभूमि रही। तो उत्तराखंड में आजकल एक मुद्दा राष्ट्रीय राजधानी गैरसैंण के नहीं, जो प्रदेश की राजधानी गैरसैंण है, उसके बाद जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है जो आम जनता को अपनी तरफ आकृष्ट करता है, वो है भू कानून। और भू कानून के आप विशेषज्ञ रहे, क्योंकि किसान समिति से आप जुड़े रहे, पूरे देश में आपका कार्यक्षेत्र है। किसानों की क्या सुख दुख की समस्या है, भू कानून किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं देश में, उस बारे में आपको जमीनी और कानूनी रूप से पूरी तरफ से दक्ष है। कहने को लोग कह देते हैं कि हमें भू कानून लागू करो, हमें हिमाचल की तर्ज पे कानून चाहिए, और जो वर्तमान कानून है उत्तराखंड में वो किस प्रकार से है, और उसके बारे में आप अपने विचार। देखिए, उत्तराखंड का दुर्भाग्य ये रहा है कि जब इस देश के अंदर जमींदारी विनाश कानून बनाए गए, तो जमींदारी विनाश कानूनों का जो बड़ा फ़ायदा उत्तराखंड के किसानों को होना चाहिए था, वहाँ के भूमिहीनों को, गरीबों को होना चाहिए था, वो फ़ायदा उनको नहीं मिला। और उसके बाद जब राज्य हमारा बना है, तो राज्य बनने के बाद ये उम्मीद थी कि राज्य के लिए एक नया भूमि सुधार कानून बनेगा। लेकिन वर्तमान जो हमारी राज्य सरकारें रही हैं, वो 2000 से लेकर के आज तक की 22 साल इन 22 साल के सरकारों ने भी उत्तराखंड के लिए कोई नया भूमि सुधार कानून नहीं बनाया, बल्कि ये उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश कानून और कूजा एक्ट के प्रावधानों में ही संशोधन करते रहे। और संशोधन भी आम जनता और किसानों के हित में नहीं, बल्कि संशोधन जो भी हुए हैं वो सब भूमाफिया के हित में हुए हैं। अगर आप देखें तो जमींदारी विनाश कानून जब इस देश के अंदर बने, और उनकी लड़ाई तो एक किस्म से पूरे देश में आज़ादी के लड़ाई के दौर में भी और उसके बाद भी कम्युनिस्टों के नेतृत्व में ही चली थी भूमि सुधार की लड़ाई। और जमींदारी विनाश कानून बनना चाहिए, ये कम्युनिस्टों के प्राथमिक एजेंडे पर था, वो अंग्रेज़ों के दौर से और उसके बाद भी। और उसी दबाव में, चूँकि मेन विपक्ष भी उस समय कम्युनिस्ट थे, और तेलंगाना से लेकर के तमाम बड़े बड़े आंदोलन, पंजाब के अंदर मुजारा किसान आंदोलन, ये सब जो आंदोलन थे, इनके जरिए जिन भूमि सुधारों को ज़मीन पर लागू करने की कम्युनिस्टों ने आंदोलन के बल पर कोशिश की थी, वही जो है जमींदारी विनाश कानून के रूप में सामने आया। लेकिन उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र था, हम उत्तर प्रदेश में थे, 9 ज़िले पर्वतीय उस दौर में थे, और 8 ज़िले थे बल्कि उस दौर में। और उन 8 पर्वतीय ज़िलों के लिए अलग से 1960 में जब भूमि बंदोबस्त हो रहा था उत्तराखंड के अंदर, तो अलग से एक कूजा एक्ट ले आया गया, कुमाऊं उत्तराखंड जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार कानून। और कूजा एक्ट लाने के जरिए दरअसल में हुआ ये कि जो हमारी बेनाब बंजर ज़मीनें थी, जो हमारी ग्राम समाज की ज़मीनें थी, संजायती ज़मीनें थी, वो सारी ज़मीनें जमींदारी विनाश कानून के बाद पूरे देश में ग्राम पंचायतों के हवाले हुई। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में उन ज़मीनों को राज्य सरकार के खाते में डाल दिया गया। ये पर्वतीय क्षेत्र में किसने किया ये इस प्रकार का? ये उस समय की सरकारें थी। उस समय तो सबसे प्रभावशाली नेता हमारे गोविंद वल्लभ पंत जी ही थे। उन्होंने क्यों और गोविंद वल्लभ पंत जी थे, और चूँकि असल में मुख्य बात क्या थी कि पहाड़ को लेकर के उस समय जो समझ बनी थी, वो समझ ये थी कि अंग्रेज़ों के दौर से ही उत्तराखंड के पहाड़ को कच्चे माल, जो प्राकृतिक संसाधन थे, उनके कच्चे माल की सप्लाई और सस्ते श्रमिकों की सप्लाई के एक रिजर्व जोन के रूप में देखा गया।
और अंग्रेज़ों ने लगभग वही पॉलिसी पूरे उत्तराखंड के लिए अपनाई, जिससे वनोत्पाद वाला जो हमारा रॉ मटेरियल था उसके बड़े पैमाने पर जो है दोहन हुआ। हम जब छोटे बच्चे थे, हम लोग जानते हैं उस समय जंगल के जंगल काटे गए थे, हमारे गांव के अगल बगल के सारे जंगल काट करके जो है उस दौर में नदियों के जरिए बहा के, क्योंकि रोड होती नहीं थी तो नदियों के पानी में बहा के उन लकड़ियों को मैदानों तक जो है पहुंचाया जाता था। और हमारे लोग उस दौर में 50 पैसा, 60 पैसा, 20 पैसे की दिहाड़ी पर जो है वो नदियों में जो है लकड़ी बहाने के काम को करते थे, हमको याद है बचपन का। तो इस तरीके से रॉ मटेरियल का, और जो विकसित होते उद्योग थे, जो विकसित होते शहरी केंद्र थे, उनके लिए सस्ते श्रमिकों की ज़रूरत थी, तो वो सस्ते श्रमिक और कच्चे रॉ मटेरियल के सप्लाई जोन के रूप में, रिजर्व जोन के रूप में उसको देखा गया था। और उसी तरीके की पॉलिसी अंग्रेज़ों ने वहाँ अपनाई। और आज़ादी के बाद भी हमारे जो नए नवेले शासक थे उनका नज़रिया बदला नहीं उत्तराखंड को लेकर के, वो उसी तरीके से उसको सस्ते श्रमिकों की सप्लाई और कच्चे माल की सप्लाई के लिए जो है एक रिजर्व जोन बना करके रखे। तो यही कारण था कि वहाँ जब बेनाम बंजर ज़मीनें, अगर बाकी देश की तरह ज़मींदारी विनाश कानून के बाद जो कूजा एक्ट बना, कूजा एक्ट में अगर उस प्रावधान को जोड़ दिया गया होता जो बाकी देश में जोड़ा गया, तो पहाड़ के अंदर क्या होता कि कृषि भूमि बढ़ जाती, और कृषि भूमि बढ़ती तो स्थानीय स्तर का रोजगार बढ़ता, क्योंकि कृषि और पशुपालन हमारी आजीविका का मुख्य साधन हमेशा वहाँ रहा है। और हमारी कृषि और हमारा जो पशुपालन है ये वनों पर आधारित रहा है। तो जो भी पॉलिसी वहाँ बननी थी, वो वन नीति ऐसी बननी थी जो हमारी कृषि को और हमारे जो है पशुपालन को सपोर्ट करे। हमारी जो भूमि कानून जो बनने थे वो ऐसे बनते जो कि ज़मीन को, खेती को रोजगार परक बनाने में मदद करते। तो पूरे देश भर में जो बेनाम बंजर ज़मीनें थी, जब ग्राम पंचायत के नामों पर हुई, ग्राम समाज की हुई, और उसमें से लोगों को, ग्राम पंचायतों को खेती के और आवास के, गौशाला के या विकास कार्यों के लिए भवन के पट्टे देने का अधिकार दिया गया। अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ किसी ग्राम पंचायत को पट्टे देने का अधिकार नहीं मिला, पर्वतीय क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को। तो बाकी देश में अगर आप देखें तो पंचायती राज कानून में पंचायतों के अंदर जो विभिन्न समितियां होती हैं, उन समितियों में भूमि प्रबंध समिति एक होती है। अच्छा। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में कोई भूमि प्रबंध समिति जो है उसमें नहीं है। इसलिए नहीं है कि भूमि ही लोगों को नहीं दी गई, तो भूमि प्रबंध कहाँ होता। तो वो जो जमीन थी, जो जमीन आज जो है वन के दायरे में, इन्होंने वन कानूनों के दायरे में ले ली है, उस जमीन का वितरण दरअसल में ये जो भूमिहीन होते किसान हैं, जो भाई बंटवारे में आज 10 नाली, 5 नाली, 4 नाली के मालिक रह गए हैं, तो ये इतनी नाली ज़मीन में तो आजीविका चलेगी नहीं। अगर आजीविका चलानी है तो कम से कम 60 नाली ज़मीन तो आदमी को चाहिए। तो ये अगर हमारे पास चाहिए तो इसके लिए हमको और ज़मीन चाहिए। वो ज़मीन तो वही थी जिसको हम बेनाम बंजर ज़मीन बोलते हैं, जिसको हम ग्राम समाज की या सामूहिक स्वामित्व की ज़मीन बोलते थे। लेकिन उस पर हमारा स्वामित्व रहा नहीं, वो राज्य सरकार का स्वामित्व रहा। और नए वन कानूनों के तहत उसको वो जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है उसके दायरे में जो है उसको ले आया गया। तो इसलिए हमारी जो लड़ाई रही है, हमने किसान महासभा की ओर से, माले की ओर से लगातार सरकार से एक डिमांड की कि एक तो ये जो बेनाम बंजर ज़मीनें हैं, इन बेनाम बंजर ज़मीनों को पहाड़ की ग्राम पंचायतों के हवाले देश की तरह, हाँ, जैसे बाकी देश में है, और पहाड़ की ग्राम पंचायतों को उस ज़मीन के प्रबंध और वितरण का अधिकार दो। ये अधिकार नहीं मिलने से हुआ क्या कि हमने जब वहाँ पंचायत भवन मांगा, सरकार ने कहा ज़मीन दो। हमने कहा भाई हमको स्कूल चाहिए, उन्होंने कहा ज़मीन दो। हमने कहा अस्पताल चाहिए, ज़मीन दो। पॉलिटेक्निक चाहिए, ज़मीन दो। ब्लॉक चाहिए, ज़मीन दो। तहसील चाहिए, ज़मीन दो। सारी हमारी जो नाप ज़मीनें हैं वो फ्री में, निःशुल्क जो है सरकार अपने खाते में लेती गई। मतलब जिस सरकार का काम भूमिहीनों, गरीबों को ज़मीन देना था, वो सरकार साजिशन जो है पहाड़ के गरीबों की ज़मीन विकास के नाम पर जो है निःशुल्क जो है हड़पती गई। और आज उन्हीं संसाधनों को, उस ज़मीन पर जो संसाधन खड़े हुए हैं जनता के टैक्स से, आज उनको निजीकरण के नाम पर फ्री में प्राइवेट हाथों के हवाले कर रही है। तो ये जो साजिश रही, इसलिए हम कहते हैं कि पहाड़ के लिए, उत्तराखंड के लिए एक नया भूमि सुधार कानून की आज ज़रूरत है। और उस भूमि सुधार कानून के अंदर कृषि क्षेत्र के विस्तार का जो है प्रावधान होना चाहिए।
और वन कानूनों को ऐसा होना चाहिए कि जो वन कानून हमारी कृषि और पशुपालन को, जो हमारी आजीविका का बड़ा साधन है, उसको सपोर्ट करे। तो ये जब होगा तो यही फिर जो है पलायन को पहाड़ से रोक पाएगा। वरना पलायन आयोग बना लीजिए, कुछ बना लीजिए। अभी पलायन आयोग की रिपोर्ट हमने देखी कि भाई इसी सरकार की बनाई हुई पलायन आयोग की रिपोर्ट बता रही है कि 10 साल के अंदर जो है 31 लाख लोग पलायन कर गए पिछले 10 साल के अंदर। तो अब आप समझ सकते हैं कि राज्य हमने क्यों बनाया था। भाई राज्य तो हमने बनाया था इसलिए कि भाई हमारे लोगों का पलायन रुके, हमारे यहाँ रोजगार का सृजन हो। लेकिन सरकारों ने ये नहीं किया। इसीलिए पहाड़ के अंदर, उत्तराखंड के अंदर कूजा एक्ट खत्म करें, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश कानून को भी खत्म करें। कूजा एक्ट केवल उत्तराखंड में ही सिर्फ पर्वतीय क्षेत्र के लिए, और उसको, हाँ, और उसको नहीं, पर्वतीय क्षेत्र मतलब उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र, अच्छा, उसी के लिए सिर्फ साजिशन बनाया गया ये। और ये जो कूजा एक्ट है, इस कूजा एक्ट को भी वो अपनी सुविधा के अनुसार लागू करते हैं। जहां पर उनको लगता है उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश कानून से भू माफिया का हित होगा, वहां उसके प्रावधान लागू हो जाएंगे। जहां उनको लगता है कि कूजा एक्ट से जो है वो फायदा उसको होगा, वहां वो कूजा एक्ट के प्रावधान लागू कर देते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि वहाँ सिर्फ कूजा एक्ट है, दोनों ही जो है वहाँ लागू करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। इसलिए एक नया भूमि सुधार कानून उत्तराखंड के लिए, जिस भूमि सुधार कानून में ये प्रावधान हो, भाई 1823 का जो भूमि बंदोबस्त था, जिसको हम 80 साला बंदोबस्त के नाम से उत्तराखंड में जानते हैं, और कहीं भी दो गांवों के बीच का विवाद होता है तो आज 80 साला बंदोबस्त के रिकॉर्ड से ही उसकी पुष्टि होती है, जो 1823 का है। अच्छा। यानी संभवत 1880 और सन 1823 में जो बंदोबस्त वहाँ हुआ था वो कंप्लीट बंदोबस्त था। उसी बंदोबस्त में एक एक खेत का रकबा नापा गया और गांव की पूरी सीमाएं निर्धारित कर दी गई थी। तो 80 साला बंदोबस्त के समय हम जो है 20% जमीन पर खेती कर रहे थे पहाड़ के लोग। आज हालत यह है कि जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के अनुसार पहाड़ के लोग जो है 9% जमीन पर खेती करते हैं। जो सरकारी रिकॉर्ड है उसमें 9% कृषि भूमि है। लेकिन वो 9% कृषि भूमि भी 1960 के 64 के बंदोबस्त के दौर की है। 58 से 64 के बंदोबस्त के दौर में हम जानते हैं कि तब से हमारे शहरों का 10 गुना विस्तार हो गया है। हमारी ज़मीनें जो हैं वो शहरों में जो है पूरा शहरीकरण उसका हो गया है। तो बड़े पैमाने पर हमारी ज़मीनें जो हैं वो शहरीकरण में चली गई हैं। बड़े पैमाने पर हमारी ज़मीनें जो हैं वो सरकारी विकास योजनाओं में, जहाँ स्कूल हैं, कॉलेज हैं, अस्पताल हैं, पॉलिटेक्निक हैं, आपके तहसील भवन हैं, आपके जो हैं तमाम जो वो है क्या बोलते हैं क्रीड़ा स्थल हैं, स्टेडियम हैं, ये सब हमारी ज़मीनों पर बने हैं, जो हमारी नाप ज़मीनें थी। तो आज एक्चुअल में अगर देखें आप तो हमारे पास 6% के आसपास ही कृषि भूमि बची है। और उसमें से भी जो हालत आज वहाँ जंगली जानवरों के आतंक से हो गया है और सरकार का जो खेती वगैरह पर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उसका नतीजा यह है कि पर्वतीय क्षेत्र में मुश्किल से 4% के आसपास, 4 से 5% के आसपास खेती में, ज़मीन में हमारी खेती हो रही है। बाकी ज़मीनें हमारी बंजर हो चुकी हैं, या वो शहरीकरण के आगोश में जो है आ चुकी हैं, या वो जो है सरकारी योजनाओं में जो है हड़पी जा चुकी हैं। तो बहुत बुरी स्थिति है। और इसीलिए आज जो गांव के गांव पहाड़ के अंदर खाली हो रहे हैं, उसके पीछे बड़ा कारण यही है, क्योंकि 2, 4, 10 नाली में एक परिवार की आजीविका नहीं चल सकती है। और वन कानून इतने सख्त हो गए हैं कि हमारे पशुपालन का पूरा वन कानूनों के चलते, और एक ये जो गौरक्षा कानून है, क्योंकि हमारी खेती तो हल बैल पर आधारित है। अब हल बैल पर आधारित खेती के इलाके में अगर आप गाय नहीं पालेंगे, अगर आप गाय बैलों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगा देंगे तो खेती मुश्किल है। तो हमारी खेती को बड़ा नुकसान इसने भी किया है, गौरक्षा कानून ने भी किया है। हमारी गोबर की खाद होती थी, हमारे जो है उसी से हमारे जानवर होते थे, बैल होते थे, उसी से हल चलते थे। मैंने सर्वे किया अभी कुछ समय पहले, तो जिन गाँवों में 64 जोड़ा बैल होते थे, उस गाँव में 4 जोड़ा बैल नहीं है आज के दिन में। तो खेती तो बंजर होनी है। वो तो लोग तो पाल ही नहीं रहे हैं। नहीं, पाल इसलिए नहीं रहे हैं कि भाई कल को उस बैल ने बुजुर्ग होना है, ठीक है, उसकी बिल्कुल बेचने का बिल्कुल हालत यह है।
आप बेच नहीं पा रहे। आप तराई की कह रहे होंगे, मैं तराई पर्वतीय नहीं, क्षेत्र पहाड़ की में, बात बता रहा हूँ। पूरे पहाड़ में, पर्वतीय क्षेत्रों में आम लोग खेती से विमुख हो रहे हैं। वो दूध भी केवल ये बाजार की थैली लेना पसंद करते हैं, उसके अलावा वो वहाँ एक गाय तक नहीं पालना पाते। क्योंकि जो शादी हो रही है ना, तो शादी होते ही बहू क्या कह रही है कि बच्चे को पढ़ाने के लिए वो रोड हेड पे चले जाते हैं, बच्चा हुआ ही नहीं। अधिकांश माँ बाप, अभी एक श्याम सिंह रावत जी हैं हल्द्वानी के, उनका फ़ोन आया कि नैनीताल के लड़कों को, योग्य लड़कों को लोग लड़की नहीं देना चाहते हैं, काशीपुर और उधर वाली हल्द्वानी वाली, कि नैनीताल में रहेगी। वही पहाड़ में है कि लोग जो घर में रह रहा है, संपन्न आदमी है, उसको भी लड़की नहीं देना पड़े। या तो देहरादून में बसे या नैनीताल में, ये यहाँ तराई के क्षेत्रों में बसे। तो एक मानसिकता ये होगी, खेत से विमुख हो गए लोग। नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि इसके पीछे लोगों की मानसिकता नहीं, ये सरकार की नीतियाँ हैं। आप ये बताइए, देहरादून में बैठे हुए आदमी के बेटे का अगर चौनलिया के उसमें नवोदय विद्यालय में चयन हो जाता है, वो बच्चे को देहरादून से चौनलिया के नवोदय विद्यालय में शिफ्ट कर देता है, उस इंटीरियर में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सुविधा लेने के लिए नहीं, इसका मतलब यह है कि भाई एजुकेशन का सिस्टम हमारा चरमराया हुआ है। एजुकेशन का सरकारी सिस्टम एक हमने नवोदय के जरिए दिया है, जिसको लोग एक अच्छा स्तर मानते हैं। उसके लिए वो शहरी जीवन को त्याग करके बच्चे को वहाँ भेजने के लिए तैयार हैं, लेकिन बच्चे को वो गांव के प्राइमरी में पढ़ाने को तैयार नहीं है, इसलिए कि सरकार वहाँ सुविधाएं नहीं दे पा रही है। उसी तरीके से आप हेल्थ का देखिए, हमने तो सरकार से कहा, शिक्षा का तो कोई ढांचा ही नहीं है देश में। केवल पहाड़ की बात नहीं है, पूरे देश में शिक्षा और चिकित्सा, आम न्याय जो है आम आदमी से विमुख है। आम आदमी न सरकारी हॉस्पिटलों में ये रह गया। पहाड़ में तो ये इसलिए जिला मुख्यालयों में, चिकित्सालयों में चिकित्सक नहीं है, वहाँ पे दवाई इस प्रकार की सुविधाएं नहीं है। तो इस अध्यापक केवल अपने ट्रांसफर के लिए लगे हुए हैं लोग अधिकांश। तो वो तो सारा ढांचा खराब। पर जो खेत किसानी का जो ढांचा था, वो केवल पहाड़ों में बुजुर्ग लोग रह गए। नहीं, अब बुजुर्ग भी नहीं रहेंगे। देखिए, दो जुड़ा हुआ है पूरा मामला। खेती, पशुपालन हमारे रोजगार से जुड़ा है, ठीक है। और रोजगार देखिए, अभी जो पलायन आयोग की रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा था कि 31 लाख लोग पलायन कर गए हैं, उसमें 50% लोगों ने पलायन किया था रोजगार के लिए, ठीक है। और लगभग 35% लोगों का जो पलायन था वो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए। हमने सरकार से कहा, हमने तो प्रस्ताव दिया कि भाई आप पूरे एजुकेशन सिस्टम को इंटर तक का नवोदय के सिस्टम में तब्दील कर दो। हर ब्लॉक के अंदर आप 5-7 जो है नवोदय विद्यालय डेवलप करो, सारे स्कूलों को उसमें समाहित कर दीजिए। अगर नवोदय विद्यालय वहाँ डेवलप हो जाते हैं, तो जो लोग अच्छी पढ़ाई के नाम पर शहरों की तरफ को आ रहे हैं, देखिए उनका वो वाला पलायन रुक जाएगा, क्योंकि बच्चों को अच्छी एजुकेशन वहाँ मिलने लगेगी। एक विकास खंड के अंदर अगर हमारे प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या अगर 5 है, तो उस एक विकास खंड के अंदर अगर आप 5 में 5 विशेषज्ञ डॉक्टर भेज दीजिए और एक फिजिशियन रख दीजिए, ठीक है, और एक विशेषज्ञ डॉक्टर आप भेज दीजिए, तो मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं कि वो विशेषज्ञ डॉक्टर भी, चूंकि उनके बच्चों का एडमिशन नवोदय में होगा, उनको कोई परेशानी नहीं होगी वहां अपने बच्चों को लेकर के। और अगर एक ब्लॉक के अंदर 5 विशेषज्ञ डॉक्टर 5 जगह के अस्पतालों में हैं, तो आप ये मान करके चलिए कि जो स्वास्थ्य के कारणों से अपने तमाम बुजुर्गों को शिफ्ट करते जा रहे हैं पहाड़ से, तो वो भी रुकेंगे। और न सिर्फ वो रुकेंगे, बल्कि पहाड़ का जो पूरा वातावरण है, उस वातावरण में मैदानों से लोग पहाड़ के अस्पतालों में इलाज के लिए जाएंगे। इससे दूसरे तरीके के रोजगार भी वहाँ खुलेंगे। उनके आसपास बाजार डेवलप होंगे, उनके आसपास जो है टैक्सी सर्विस से लेकर के ट्रांसपोर्ट सर्विस डेवलप होगी, होटल डेवलप होंगे, तो तमाम चीज़ें जो हैं उन जगहों में डेवलप होंगी। तो ये जो पूरा रोजगार का पैकेज है पहाड़ के अंदर, अगर पलायन को रोकना है, तो आपको
भूमि कानूनों में बदलाव करना पड़ेगा आपको। नया भूमि बंदोबस्त वहाँ एक्ट की आपको वहाँ नया भूमि बंदोबस्त उसके बाद करना पड़ेगा। आप नया भूमि कानून लाओ, उसके बाद भूमि बंदोबस्त करो। भूमि बंदोबस्त के साथ साथ आप चकबंदी चलाओ, अनिवार्य चकबंदी, कोई स्वैच्छिक चकबंदी नहीं। ये डंडे के बल पर ही होगी, वैसे नहीं हो सकती चकबंदी। ढेर सारे लोग जिन्होंने बेना बंजर जमीनें दबा रखी हैं वो नहीं चाहते हैं कि जो है वो हो, चकबंदी हो। या बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है कि चकबंदी के क्या फायदे हैं। तो बहुत सारे कानूनों को जो जनता के हित में होते हैं उनको आपको फोर्सफुली भी लागू करना होता है। पहाड़ के अंदर बंदोबस्त हो, उस बंदोबस्त के जरिए क्या होगा, अभी वहाँ गोल खाता सिस्टम है एक जमीनों का। अब वो गोल खाता सिस्टम क्या है, जैसे मैं हूँ, मेरा एक पूरा खानदान है, अभी 22 भाई हैं हमारी पीढ़ी में, 22 लोगों का एक खाता है। और जो भी खेत हमारे पास हैं वो तो भाई बंटवारे में हैं, लेकिन रिकॉर्ड में तो जितने खेत पूरी बिरादरी के पास हैं वो सारे खेत मेरी खतौनी में जो है लिख करके आते हैं। उन खेतों में मैं हिस्सेदार हूँ। जैसे मैं अगर जो है 1 एकड़ ज़मीन अगर मेरे नाम पर पहाड़ के अंदर है तो 1 एकड़ ज़मीन का मैं जो है लगभग हमारे जो वो हैं जो परिवार हैं उनमें मेरे ख्याल से लगभग जो है 60-65 एकड़ के आसपास की ज़मीन होगी। तो वो 60-65 एकड़ ज़मीन में जो कम से कम 1 एकड़ में नहीं भी होंगे तो पहाड़ के अंदर 10 खेत तो मान के ही चलिए आप, 10-12 खेत, ठीक है। तो अब इतने खेतों के सारे नंबर मेरे जो है खतौनी में आ जाएंगे। उनमें मुझे 1 एकड़ का 20 नाली का हिस्सेदार माना जाएगा। तो अब उसका नतीजा क्या हो रहा है, उससे जो है ढेर सारे विवाद हो रहे हैं। विवाद ये हो रहे हैं कि एक भाई ने किसी बाहरी आदमी को ज़मीन बेच दी, अब वो बाहरी आदमी भी हमारे गोल खाते में हमारा साझा खातेदार हो गया। वो गोल खाते में, क्योंकि वो नंबर हमारा है, एक खाता है हमारा, उस खाते का नंबर वो खेत है, तो वो भी हमारा जो है साझे खाते का वो हो जा रहा है, हिस्सेदार हो जा रहा है। तो इसलिए ये गोल खाता सिस्टम अंग्रेज़ों ने भी बना के रखा, अंग्रेज़ों के समय से ही बना हुआ था। उसको जो 1858 से 64 के बीच का जो अंतिम बंदोबस्त आज़ादी के बाद हुआ उसमें भी इन्होंने ख़त्म नहीं किया, उसमें भी इन्होंने उसी गोल खाता सिस्टम को हमारे जारी रखा। तो उत्तर प्रदेश में क्या है? नहीं, बाकी जगह गोल खाता नहीं है, सिर्फ पहाड़ के अंदर ही है। वहाँ क्या है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड के अंदर भी जो मैदानी इलाके हैं वहाँ सेपरेट खाते हैं सबके अलग अलग खाते हैं। क्यों रखा? हमारे यहाँ उन्होंने गोल खाता रखा, गोल घुमाने के लिए पूजा। हाँ, तो पूरा हाँ। तो ये गोल खाता सिस्टम खत्म होना चाहिए। जो नया भूमि कानून बने, भूमि सुधार कानून बने, उसके बाद नया बंदोबस्त हो, उस बंदोबस्त के साथ चकबंदी अनिवार्य कर दी जाए और चकबंदी के जरिए जो और उसमें ज़मीन का लोगों को विस्तार भी किया जाए। जो हमने कहा नए भूमि सुधार कानून में बेनाम बंजर ज़मीनों को उसमें शामिल करके कोशिश ये की जाए कि न्यूनतम 60 नाली से कम जो खेती करने वाले लोग हैं पहाड़ के अंदर, खेती से आजीविका चलाने वाले हैं, ऐसे लोगों को कम से कम 60 नाली ज़मीन जो है उनको मिले। तो 60 नाली जो खेती से आजीविका चलाने वाले हैं उनको मिले और साथ में चकबंदी हो उनकी। तो ये जब हो जाएगा तो उसके बाद सबके सेपरेट खाते हो जाएंगे वो, और एक जगह पर ज़मीन हो जाएगी, तब वो व्यावसायिक खेती की तरफ जो है आकर्षित होंगे। अभी मेरा बिखरे हुए खेत हैं, मेरे पास 20-25 पेड़ आम के हैं, लेकिन मैं उनकी रखवाली नहीं कर सकता क्योंकि एक जगह पर है ही नहीं, तो रखवाली हम उसकी कर ही नहीं सकते हैं। इसी तरीके से मैं कुछ भी उत्पादन करना चाहता हूँ तो मैं रात को जंगली उससे सुअर से और दिन में बंदरों से उसकी रखवाली कर ही नहीं सकता। लेकिन एक जगह पर अगर होगा तो मैं परिवार के साथ रात खुलते ही जो है उस खेत में चला जाऊँगा, दिन का खाना वहीं खाऊँगा और उसकी मैं तार बाड़ कर सकता हूँ, उसकी मैं चार दीवारी कर सकता हूँ। अगर पूरा गांव नहीं भी करे तो मैं अपनी ज़मीन की कर सकता हूँ और उसकी बेहतर तरीके से रखवाली कर सकता हूँ। लेकिन अभी बिखरी खेती में ये संभव नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को पहाड़ के अंदर जो है उत्तराखंड के अंदर करनी होगी। मुख्य रूप से अभी पहाड़ में जो एक तो भूमि सुधार का होना चाहिए, दूसरा पूजा एक्ट खत्म हो, वो भूमि सुधार कानून नया आएगा तो अपने आप खत्म हो जाएगा। पूजा एक्ट में भूमि सुधार में भी पूजा एक्ट रख दिया उन्होंने। नहीं, तो पूजा एक्ट के उन प्रावधानों को उससे हटाया जाना चाहिए जो प्रावधान हमारे वहाँ जमीन के विस्तार में, खेती के विस्तार में रोक लगाए हुए हैं।
और एक गोल खाता है। गोल खाता व्यवस्था खत्म हो। मुख्य विसंगति हाँ हाँ हाँ, ये है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो काम जो अभी बताया, उसके बिना भू कानून बनाना एक प्रकार से औचित्यहीन होगा। नहीं, वो तो सिर्फ जो है हाँ, भू माफियाओं के बारे में ही हाँ, देखा जा रहा है, हाँ, कैसे भू माफिया को फायदा मिले। हाँ, अभी जो भी पॉलिसीज हैं वो पॉलिसीज पहाड़ के मूल निवासियों को पहाड़ से बाहर खदेड़ने और बाहरी जो लोग हैं उनको पहाड़ में जो है पहुंचाने की ही पॉलिसीज हैं। तो वो पॉलिसीज कोई भी पहाड़ हितैषी पॉलिसीज नहीं है। ये तो आपका ये देखा हमने कि ये अधिकांश जन आंदोलनों में, जनहितों में आपकी पार्टी के लोग लगे रहते थे। जैसे उत्तराखंड आंदोलन हुआ, उसमें गिरिजा पाठक हमारे साथ थे, ये राजा बैकुण थे, ये तमाम लोग थे। मैं भी था, आप भी थे। पर उसके बाद हम ये इमरीश मैखुरी है, इतने जन आंदोलनों में लगे रहते हैं, अतुल सती है ये। इसके बाद भी हम देखते हैं कि आम ये क्षेत्र विषय, क्योंकि लोकतंत्र का जो आप लोगों ने स्वीकार किया है कि भाई लोग बैलेट की लड़ाई चलेंगे, बुलेट की जगह बैलेट की लड़ाई में आप तो उसमें क्षेत्र विशेष में सफल क्यों नहीं हो पा रहे? देखिए, अलग अलग जगहों की अभी अलग स्थितियां हैं। हाँ, बिहार में तो जैसे है हम लोग एक अच्छी ताकत बन के आए हैं। हम लोग झारखंड में भी एक अच्छी ताकत है, वहाँ भी उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा अगर सक्रिय हैं तो मालेके से जुड़े लोग सक्रिय रहे। हमने इंद्रेश को देखा, ये तमाम उसमें देखा। तो उसके बाद भी ये बूथ मैनेजमेंट पे सफल नहीं हो पा। नहीं, बूथ मैनेजमेंट की ही बात नहीं है। दरअसल में पहाड़ की जो सामाजिक संरचना है, वो सामाजिक संरचना जो है बिल्कुल अलग तरीके की है। वो आपके जैसे के अनुसार हाँ, उत्तराखंड में जो है नहीं फिट नहीं, वो भाजपा आरएसएस का एक स्वाभाविक आधार बेस। मैं ये बता रहा हूँ, जब हम छोटे थे ना, तो उस समय ये जनसंघ था। तो उस समय ये नारे बच्चे थे तो हमें ये सुनाई देते थे कि गाय बछड़े को वोट दो, जनसंघ की टांग तोड़ दो। ये बच्चे हम नारे सुनते थे। पर ये जो परिवर्तन होता रहता है कि आज ये लग रहा है कि भाजपा आरएसएस ही शायद मजबूत है, जब हमने ये भी देखा कि 2 भी इनके एमपी रहते थे, लोग वोट नहीं देते थे। कहीं ना कहीं ग्राउंड पे एक काम करना पड़ता है लोगों को जुड़ने को, केवल नारों से ही जनता नहीं जुड़ती है। देखिए, हम लोगों का जो मूवमेंट है, हम लोगों के जो काम है, वो लोगों के बीच हैं। अभी हो सकता है चुनावी सफलताएं हमको ना मिल रही हों, लेकिन हमारी पार्टी की, हमारे किसान संगठन की अपनी एक प्रतिष्ठा पूरे उत्तराखंड के अंदर आज भी अगर ज़मीन के सवाल को लेकर के, कृषि के सवाल को लेकर के कहीं कोई गंभीर बहसें करनी हैं, कहीं जो है कोई लेख लिखना है, कहीं कोई बात है, तो हमारे लोगों को लोग तलाशते हैं। चाहे वो वहाँ का इंटेलेक्चुअल सर्कल हो, चाहे वहाँ की यूनिवर्सिटीज हो, ये सारी चीज़ें हैं। कोई भी इशूज है, अभी देखिए हेलंग की घटना हुई है। हेलंग की घटना हमारे ही दोनों साथी वहाँ इनिशिएटिव ली है, वो अतुल सती हैं और इंद्रेश मैखुरी हैं। चाहे आपने उससे पहले देखा नैनीसार का मुद्दा है, नैनीसार वाला जो जमीन का मुद्दा था, ऐसे ही उस पर हम सब पर केस हुए, मुझ पर भी केस हुआ। और उसी तरीके से जो है आप देखें तो वो आपका गैरसैंण का मुद्दा हो या तमाम जो भी ज्वलंत सवाल है, अभी तराई भाबर के अंदर आप देखेंगे तो जो खत्तों में बसे हुए वनवासी हैं, खास करके वन गुजर हैं, वो तो एक नागरिक का अधिकार भी उनको नहीं था, कोई पहचान पत्र तक उनको नहीं था। हमें लोगों की लड़ाई के बल पर उनके पहचान पत्र बने हैं। आज तमाम नागरिक सुविधाएं उनको जो है वहाँ उपलब्ध हो रही हैं। तो ये सारे जो सवाल हैं, चाहे वो हॉस्पिटल का सवाल है, चाहे एजुकेशन पॉलिसी का सवाल है, इन सारे सवालों पर, रोजगार का सवाल है, इस सवाल पर हम एक मुखर आवाज़ उत्तराखंड के अंदर हैं और लोगों के बीच ये बातें हैं और लोग हम लोगों को हल्के नहीं लेते हैं। चाहे हमारी अभी सांगठनिक ताकत कमज़ोर हो, लेकिन कोई भी हम लोगों को हल्के से नहीं लेता है उत्तराखंड के अंदर भी।
और हमको उम्मीद है कि आने वाले समय में जब कांग्रेस भाजपा जैसी राजनीतिक पार्टियों से जनता का मोहभंग होगा तो हम जैसी जो गंभीर राजनीतिक शक्तियां हैं जो लगातार उत्तराखंड और पहाड़ के ज्वलंत इशूज़ को लेकर के और बुनियादी इशूज़ को लेकर लड़ रहे हैं, तो लोग ज़रूर हमारी तरफ गंभीरता से देखेंगे। और हम अभी लोग एक ये ताकत भू कानून बनेंगे। के मामले में आपका जो तमाम सामाजिक लोग इस मामले को उठा रहे हैं, राजनीतिक लोग उठा रहे हैं, उसके बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, हम तो यही कहना चाहते हैं कि देखिए, एक हिस्सा इसमें ऐसा है जो भू कानून दो कह रहा है। तो भू कानून तो है, कोई ऐसा तो नहीं है कि बिना भू कानून के हम हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो भू माफिया परस्त भू कानून है उनको ख़त्म करो और उत्तराखंड के लिए एक नया भूमि सुधार कानून लेकर के आओ। जो नया भूमि सुधार कानून हमारी कृषि भूमि की न सिर्फ सुरक्षा करे, उसको संरक्षण दे, बल्कि उसका विस्तार भी करे ताकि खेती रोजगार परक बने। तो ये हमारी भू कानून को लेकर के जो लड़ने वाले लोग हैं उनसे अपील है कि वो इसको हल्के ढंग से ना लें, क्योंकि हल्के तरीके से जो डिमांड हो रही है उससे शासक वर्ग को ही फायदा हो रहा है। हमको साफ करना होगा कि हम कैसा भू कानून चाहते हैं। हम अपनी कृषि भूमि की अब संरक्षण चाहते हैं। कृषि भूमि के गैर कृषि उपयोग पर पर्वतीय क्षेत्र में प्रतिबंध हो जाना चाहिए, एक। दूसरा, कृषि भूमि का विस्तार होना चाहिए। 1823 के भूमि बंदोबस्त के समय अगर हम 20% जमीन पर खेती कर रहे थे तो हमारे कृषि क्षेत्र का विस्तार करो, 20% कृषि भूमि हमको लौटाओ। उसके लिए कानूनों में जो बदलाव करना है उसको करो, लेकिन हमारे पुरखों की वो 20% कृषि भूमि हमको वापस मिलनी चाहिए। और हमारे जो भी परिवार खेती पर निर्भर होकर के पशुपालन को अपना रोजगार बना करके वहाँ रोजगार करना चाहते हैं, उनको सरकार हिमाचल की बात कहते हैं कानून का, वो कानून हिमाचल की तर्ज। देखिए, बातें ठीक है, हर राज्य के अपने अपने, क्योंकि खाली हिमाचल ही नहीं है, तमाम पर्वतीय राज्यों और यहाँ तक कि अन्य राज्यों में भी भूमि के संरक्षण के कानून बने हुए हैं। अलग अलग तरीके के कानून सब जगह बने हुए हैं, हिमाचल में भी हैं। देखिए, हिमाचल के अंदर भूमि संरक्षण के कानून हैं, बावजूद इसके बाहरी लोगों ने वहाँ ज़मीनें ली हैं, बाहरी लोगों ने वहाँ मकान बनाए हैं, बाहरी लोगों ने वहाँ जो है तमाम संस्थान खड़े किए हैं। तो छेद हर जगह हैं। ये ना भूलें लोग कि हिमाचल में कोई ऐसा भूमि संरक्षण कानून है कि बाहर वाला खरीद ही नहीं सकता। मेरे खुद समधी जो हैं वो यहाँ रहते हैं हिमाचल में, जो आपका ये है देहरादून के बगल में। तो हिमाचल में वो रहते हैं और वहीं उन्होंने जीवन भर नौकरी की है, रिटायर्ड हुए हैं, वहीं ज़मीन का एक टुकड़ा लेकर के उन्होंने जो है मकान बना लिया है, ठीक है। तो कानून तो हर जगह छेद सब में है। आप ये नहीं कर सकते कल को भाई दूसरे लोग कहेंगे कि भाई दिल्ली में भी जो है उत्तराखंड वालों को कोई ज़मीन खरीदने का राइट नहीं होना चाहिए, दूसरी जगह में भी नहीं होना चाहिए। तो ये बात नहीं है। बात यह है कि हमारी कृषि भूमि का संरक्षण करो, हमारी कृषि भूमि के गैर कृषि उपयोग पर प्रतिबंध लगा दो, क्योंकि हमारी आजीविका के सारे साधन नष्ट होते जा रहे हैं और हमारी ज़मीनें हमसे छिन गई हैं। वो सरकारों ने भी छीनी और अब सरकार की नीतियों के चलते भूमाफिया छीन रहा है। तो अब हमारे को भूमि संरक्षण का कानून वहाँ चाहिए और कृषि भूमि के विस्तार का कानून चाहिए। इसके लिए जो सरकार को करना हो करे, इसके बिना पहाड़ से पलायन को नहीं रोका जा सकता है। और इसके साथ साथ हमको जो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस बदलाव की मैं बात कर रहा था कि हर स्वास्थ्य केंद्र में एक विशेषज्ञ डॉक्टर पहुँचे, अलग अलग विशेषज्ञ डॉक्टर, एक ब्लॉक के अंदर अगर 5 विशेषज्ञ हो जाते हैं और 2 बगल के ब्लॉक में भी 5 हो जाते हैं तो 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों के बीच हमारे लोग इलाज करा सकते हैं। उनको बाहर आने की फिर ज़रूरत नहीं है। और न सिर्फ वो बल्कि मैदानों से भी ढेर सारे लोग फिर इलाज के लिए जाएंगे और हमारे लोगों के लिए रोज़गार के बाकी दरवाजे भी खुलेंगे। तो एजुकेशन सिस्टम को आप बदलें, उसको टोटल एजुकेशन सिस्टम को इंटर तक जो है नवोदय की तर्ज पर डेवलप करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये वाला बदलाव करें और नया भूमि सुधार कानून ला करके भूमि बंदोबस्त करके आप जो है रोजगार के नए रास्ते खोलें। यही पहाड़ को बचाने का एकमात्र रास्ता है। बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम शर्मा जी, आपने बहुत सही ढंग से इस समस्या पे अपने दृष्टिकोण रखा, किस प्रकार से उत्तराखंड में
भूमि कानूनों को, भू कानून जो के नाम पे जो आवाज़ें उठ रही हैं उसको सही दिशा देने का क्या काम होना चाहिए, किस प्रकार से नई भूमि सुधार कानून बनना चाहिए, पूजा एक्ट की जो विसंगतियां हैं पहाड़ की जो ज़मीनों को ख़त्म करने की, और जो गोल खाते से लोग उत्तराखंड के लोग पीड़ित हैं पर्वतीय क्षेत्र के, उस विसंगतियों को दूर बचाने के लिए एक सशक्त भूमि सुधार कानून की ज़रूरत है। इस पे तमाम संगठनों को, लोगों को, जागरूक लोगों को और राजनीतिक दलों को गंभीरता से विचार कर इसको क्रियान्वित करना चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ हम अगली चर्चा करेंगे अगले विषय पे। धन्यवाद।